धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन के खास तौर पर, और साथ में कुछ रोचक खबरों से भी आपको कराते हैं रूबरू, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कल हम लोग बात नहीं कर पाए, आप किसी जो है कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गए हुए थे। काफी महत्वपूर्ण वो कॉन्फ्रेंस थी, देर शाम तक वो चलती रही। क्या उसका मुद्दा था? अगर संक्षिप्त में बातचीत हो पाए तो। यह कुछ वामपंथी दलों ने, मुख्य रूप से एक ने कई अन्य लोगों को बुलाया था। हमारे अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं उनके साथ, और उन लोगों ने बुलाया था कि आज की स्थिति जो देश में यानी फांसीवाद है और उसके खिलाफ हम लोग कैसे संघर्ष करें। मैं सारे अंत तक तो नहीं रह पाया, लेकिन जहां तक मतलब 70% समय तक मैं रहा। 5:30 के बाद से मुझे वहां से निकलना पड़ा, चूंकि और भी काम था, जो कि 7 बजे तक तकरीबन चला है। तो सबों ने यह माना कि भारत में फांसीवाद रूप अलग अलग कोई मान सकता है कि जर्मनी वाला नहीं है, या इटली वाला नहीं है, या जो जियोनिस्ट रिजीम है वैसा इजराइल वाला नहीं है। अलग अलग है, कुछ उसका नाम और देना चाहते हैं, वो अलग बात है। कुछ तरीके लड़ने का अलग है, लेकिन इस पर सब सहमत थे कि हमें लड़ना पड़ेगा। और मुख्य बिंदु जो है कि यह केवल मात्र धार्मिक कारण से नहीं हो रहा है, इसके पीछे अर्थनीति, इसके पीछे राजनीति है, जिससे वह भारत के मजदूर वर्गों और किसानों पर आक्रमण कर रहे हैं, मतलब उन्हें लूट रहे हैं और बुरी तरह झंझोड़ कर लूट रहे हैं। हमारी जो भी नेचुरल संपत्ति है उसको, जो पहले से हमारे पूर्वजों ने बनाया है, और आज जो स्थिति है वह, इसका उदाहरण के लिए हम कहें तो जो लेबर लॉ है उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। एक मजदूर ने जो फैक्ट्री से काम कर रहा था, उन्होंने आके कहा कि बाहर में जो ये हिंदू मुस्लिम और जो दंगे हो रहे हैं या जो स्थिति है, खासकर यूपी गुजरात में है, आपको हिम्मत नहीं होती कि आप बाहर निकले कुछ बोल सके। हमारे क्षेत्र में, हमारे फैक्ट्री के अंदर में क्या स्थिति है। पहले जो हम परमानेंट जॉब करते थे, 30 दिन के अंत में वेतन दिया जाता था, अब हम डेली वेजेस के रूप में बदल गए। पहले यदि हर रोज का 400, 500, 600 मिलता था, अब 200-250 रुपया हो गया। तो इसके खिलाफ यदि मजदूर वर्ग को लड़ना है तो मजदूर वर्ग की जो पार्टी होगी उन्हीं के नेतृत्व में, चाहे वह जन संघर्ष का रूप लो, चाहे वह जन क्रांति हो, समाजवादी क्रांति हो, जिस रूप जो नाम दे, और उन्हीं के नेतृत्व में होगा। और वैसी पार्टियों की कमी है, और इसलिए जरूरी है कि हम आपस में मिले, इंटरैक्ट करें, और भले ही मर्ज होकर एक पार्टी ना बने, मंच के रूप में करें, पूरे भारत भर में उसकी बड़ी पुरजोर तैयारी करें, ताकि इन हमलों का हम विरोध करके और ऐसी ताकतों को हरा सके। जी, मतलब मैं अगर एक लाइन में ये कहूं तो कुछ शायद गलत ना होगा कि नेता नहीं है, जनता तो है। क्रांतिकारी नेता नहीं है, क्रांतिकारी पार्टी नहीं है। केवल हम नेता नहीं करते, हम उसको कहते हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप, यानी सामूहिक नेतृत्व। एक स्टालिन नहीं, पूरे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन था, एक लेनिन नहीं। वहां भी वैसे एक नेता नहीं। एक नेता दक्षिण पंथ होता है कि कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेता है, और उन्हीं के नाम पर चुनाव होता है। बल्कि हमारी एक कार्य नीति होती है, तरीका होता है, और उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जनता तो है, जनता विरोध भी कर रही है, इसके बावजूद कि 20-30, किसी ने कहा अधिक से अधिक 35% जनता मतलब उस तरफ मोहित हो चुकी है और चल चुकी है, जिसमें मजदूर भी हैं और जातीय रूप से नीचे वाले भी हैं। तथाकथित रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि जो नीचे वाले जाति उनके ऊपर शोषण और आक्रमण बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। हाँ, उन क्रांतिकारी शक्तियों की कमी है जो उनको नेतृत्व दे सके, उनके बीच में केवल आर्थिक लड़ाई को एक सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई में बदल सके। जी, छोड़ दें इन बातों को जो सच्चाई के इतना करीब हमें ले जाती हैं और हमें तकलीफ का एहसास कराती है। अब हम चलते हैं दिव्य दुनिया में। जेडी वांस, अमेरिका का राष्ट्रपति, अपने पूरे परिवार के साथ 4 दिन के लिए भारत आ रहा है। इसके बारे में बात करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए। अच्छी अच्छी बातें। तो ये लोग तो घूम रहे हैं, ये लोग मजे कर रहे हैं दूसरों के कमाए हुए पैसे पर। एक ही नहीं, आप दुनिया में देखें तो इसमें से 5 से 10% इनके जो महान नेता हर रोज कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश में, अपने ही देश में
सात सितारा फैसिलिटीज में बड़ी मस्ती से सैकड़ों लोग इनके चेहरे बनाने में, कोई लगा हुआ मूछें ठीक में, कोई बाल रंग रहा है, कैसे बेहतर लगेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाल रहे हैं उनके फोटो और इनकी सुविधाओं में लगे पड़े हैं। और यहाँ पे इनके आने का मुख्य कारण यह है कि जो युद्ध इन्होंने छोड़ दिया है पूरी दुनिया के ऊपर, यानी ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर जिस रूप में भी किया है, जिसमें भारत भी एक भुक्तभोगी राष्ट्र है, यानी यहाँ के जो प्रमुख पूंजीपति हैं उन वो भी जो बाहर बेचना चाहते हैं उन पर भी जो आक्रमण चल रहा है, उसमें भारत किस तरफ जाएगा। भारत का व्यापारिक संबंध कहें तो चीन से बहुत अच्छा है, पाकिस्तान से भी बुरा नहीं है, और बांग्लादेश से भी डगमगाते धीमे धीमे फिर से अदानी का बिजली वहां बिकना शुरू हो गया, पहले का जो बकाया है वो सब आना शुरू हो गया, यानी हम उसके पीछे नहीं है। लेकिन इस युद्ध में, इस वर्ल्ड ट्रेड वॉर में जो लड़ाइयां चल रही है, हम किसके नजदीक जाएंगे? क्या हम चीन के साथ मिलकर करेंगे, या अमेरिका जो चीन के खिलाफ तथाकथित रूप से गोलबंदी कर रहा है उसमें देंगे? और 4 दिन के लिए आ रहे हैं। इनकी पत्नी उषा नाम है ना, उषा बेन से वांस जो भी हैं, जो कि साउथ इंडिया के किसी राज्य से वहां भी जाएंगी, यानी वहां पे पूरा ऊपर से मक्खन लगाया जाए कि देखो कितने हमारे करीबी हैं, हमारे देश के, हमारे देश का कितना नाम सोचते हैं। और ये सब बातें होंगी, बड़ी बड़ी अच्छी बातें होंगी। ताजमहल भी जाएंगे, इसके पहले नेता हैं उनकी सब गुण गाए जाएंगे। पूरा का पूरा मतलब चालीसा जो पढ़ा जाता है वो हमारे नहीं, मैं ये गोदी कह रहा हूँ सर, आपको रोकते हुए माफी के साथ, कि अगर वो धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो जाएंगी तो हमारे तो पाप ही धुल गए ना, जो हम 11 साल से कर रहे हैं या 1925 से जो हमने करके आज तक बनाया है। अमेरिका से कोई वापस लौटे और हमारे धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो जाए तो हमारा तो स्वर्ग मिल गया ना हमें तो। वही, बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो मैंने कल कहा, जो गया था और जिसका मैंने अति संक्षिप्त में आपको बताया अपने साथियों को। उसी का आधार है कि हमारे मजदूर कुछ कुछ समझते हैं, पूरे नहीं समझते हैं। बेरोजगारी को इस खुशी में है कि आज से 40-50 वर्ष बाद खुद रहेंगे कि ना रहेंगे मुझे नहीं पता। उनकी रोजगार घट रही है, उनकी जो भी रोजगार है उसमें भी घट गया है और महंगाई बढ़ रहा है। और वही आपने है कि कहा हम, आपने कहा आपको फिर रोक रहा हूं, लेकिन सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको रोक रहा हूं, चाहता हूं कि आगे आपकी टिप्पणी आए। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, आपने कहा टैरिफ वॉर के बीच में जेडी वांस यहां पे आ गया है, वित्त मंत्री तो अमेरिका घूम रही है 5 दिन के लिए, तो कैसे बातचीत होगी? कौन करेगा बातचीत बैठ के? यह महत्वपूर्ण है कि नेता क्या बात करें। नेता के जो पीछे जो पूरा का पूरा एक आईएएस, आईपीएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जितने लोग हैं, टाटा, बिरला और डीप जो भी स्टेट। हमारे, हाँ, अंबानी, अदानी, उनके जो लोग वाग हैं, वो लोग आपस में बात करते हैं, पहले से ही फोन पे बात करते हैं। इनके साथ जो आया है केवल इनकी बीवी बच्चे नहीं आए जेडी वॉन्स के, इनके साथ दर्जनों ऐसे लोग आए हैं जो कहेंगे कि किस किस जगह पे कहाँ कहाँ हमारा समझौता हो सकता है, कहाँ कहाँ हम आपको छूट दे सकते हैं, कहाँ कहाँ आप हमें छूट दीजिए। वो सारा का सारा शुद्ध व्यापारिक संबंध है, जिसमें हम एक दूसरे के देशों के मजदूरों को कैसे लूटे, कैसे उनको झपटे, कैसे उनको तोड़े, या उनकी आपसी एकता बनती है। तो जी, जिस दौर में वक्फ कानून के चलते नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में बैकफुट पर नजर आ रही है, वो सरकार जो कह रही है हमने 5 साल से तैयारी कर रखी थी, हमने हजारों करोड़ों लोगों से सुझाव लिए हैं तब कानून बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट में कह रही है 7 दिन की मोहलत दे दो माई बाप, हम जवाब दाखिल कर देंगे। वो नरेंद्र मोदी अब सऊदी अरब जा रहे हैं, वहीं से मुसलमान खुश हो जाएगा? मुसलमान तो खैर नहीं खुश होगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अभी तक हमने आज बात की है, पहले भी बातें की हैं, कि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि भाई हमें पूर्ण रोजगार कौन देगा, बाकी उससे संबंधित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, ये सब उससे संबंधित है। पूर्ण रोजगार सही रूप से नहीं मिलता है तो यह मान के चलें कि ये बड़े बड़े नेता हमारे हक में नहीं, हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी आ रहे हैं, उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, व्यापार मंत्री जितने भी हैं आज जा रहे हैं, उनके नीचे वाले जो सेक्रेटरी लेवल के हमारे देश के आईएएस, आईपीएस वगैरह जो घूम रहे हैं, ये हमारे हित के विरोध में काम कर रहे हैं। और तुम सोचो कि 18 घंटा दंड बैठक कर रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमारी यह मूर्खता है और कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात, वो दिख भी रही है जमीन पर, लेकिन देखने के लिए भी होश चाहिए। और जब आदमी बेहोश हो, किसी और दुनिया में खोया हुआ हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दिव्य लोक से उसको निकल के जमीन पर आना ही पड़ेगा, तब वो दिखाई देगा। अगली खबर है, ब्राजील पहुंचे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री हैं, मामा जी कहलाते हैं, और वहां के खेत देख रहे हैं। लेकिन इस खबर को अब छोड़ देते हैं, अब रुक करते हैं चाइना का।
चाइना जो है वो किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहता, वो रोबोट को भी दौड़ा रहा है मैराथन में। वो मैंने वीडियो देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसमें कुछ धीमी गति के हैं, कुछ तेज गति के हैं। हमारे जो मैराथन दौड़ने वाले हैं उसका हिस्सा नहीं है, लंबा मतलब था बेजिंग में, वे चल रहा है। लेकिन वो दिखा रहे हैं कि उनके रोबोट कहाँ बढ़ गए हैं। इसी बीच में चुपचाप वहां के वो लोग जो स्टील फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, ऑमिनिशंस वगैरह वगैरह नहीं, और उन लोगों ने एक ऐसा बॉम्ब का प्रयोग किया, 2 kg का बॉम्ब। आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 kg, जो मतलब हमारे जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं, जो जिनको नहीं होना चाहिए हाथ में, वो जाके छोड़ते हैं और 8-10 लोग मार जाते हैं। इसमें कहते हैं कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड उसने टेम्परेचर किया और उसका व्हाइट रंग का क्लाउड बना, जो रेड ब्लूइश होता है वो नहीं, व्हाइट यानी सूरज वाला का टाइप। और यह 2 kg का बॉम्ब 2 सेकंड से अधिक तक रहा, यानी यहाँ के क्षेत्र में पूरा गला देगा। यदि वो 20 kg का हो तो किस तरह का वो तमाशा करेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये लोग दुनिया में दहशत करने के लिए, खत्म करने के लिए, वैसे याद करेंगे तो जो ओरेंशिक नामक, जो पिछले मई, जून या जुलाई में पुतिन ने धमकाने के लिए एक मिसाइल छोड़ के बम छोड़ा था, और ओडेसा या कहीं पे जाकर, ओडेसा नहीं, कहीं उसके जगह में मारा था, और शायद दोनेत्स्क के क्षेत्र में। और वहां पे जिस ढंग का उसने गड्ढा किया था, इसे कहते हैं कि 6 मिसाइल, मतलब एक मिसाइल किया चलने के पहले 6 मिसाइल, और हर मिसाइल में से 6 बॉम्ब जहां था, इस तरह के बॉम्ब आएंगे, यानी 36। यानी जो हम मशीन गन लेके फिल्मों में दिखाते हैं कैसे कर दिया, वैसे करके एक ही से ऐसा कर दिया। और उसमें कहते हैं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा। तो चीन वगैरह हमसे बहुत आगे जा चुका है, हम तो विदेशों से खरीदते हैं। क्या ये परमाणु बम है सर? और परमाणु बम है तो इसके रेडिएशन फैलने का भी तो खतरा होगा ना सर? आपने अच्छा प्रश्न पूछा। इसको कहते हैं कि ये, हालांकि इन लोगों ने बॉम्ब की तरह नहीं किया था, अपना कुछ और चीज कर रहे थे, अब पता चला कि ये बॉम्ब का काम करेगा। इसको कहते हैं ये नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। अब हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है कि उसमें रेडिएशन कम होता है, वह जो है वह फ्यूजन से होता है। फ्यूजन, जो एटॉमिक बम होता है, फ्यूजन यानी एक्सप्लोड करता है, इसलिए रेडिएशन कम होता है। इस बॉम्ब में कहते हैं कि बिल्कुल रेडिएशन नहीं होगा, यानी केवल यह मतलब घर वगैरह को तोड़ के बर्बाद कर देगा, जो बंदा होगा वो मारा जाएगा। और ऐसे बॉम्ब कर रहे हैं यानी जिसका वो इस्तेमाल करेंगे, लड़ाई होगा। और उस समय जब एक लाइन बताऊं कि उस समय जब पुतिन ने इसका आदेश दिया था करने के लिए, एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल का सुपर हाइपरसोनिक 10 से 12 आवाज की गति से ज्यादा, तो कहा गया था नेटो के लिए खतरा है। अब तो चीन 2 kg बॉम्ब लेकर ऐसा कर रहा है, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है जी। तो चीन को ये आइडिया पुतिन ने दिया क्या सर? नहीं, चीन अपना स्वतंत्र बढ़ रहा है, वैसे पुतिन भी है। वैसे कहें अभी नॉर्थ कोरिया का पता नहीं ये कैसे मिस हो गया, मीडिया पर नहीं नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए जहाज बनाने जा रहा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होगा। अच्छा। यानी अमेरिका, चीन और रूस के जो है उनसे भी ज्यादा। और उस पे हाइपरसोनिक मिसाइल के मतलब सैकड़ों रहेंगे, यानी अपने आप में वह एक देश होगा, चलेगा। और वह जो है सो कि दुनिया में एक हिस्से को तबाह करने के लिए पर्याप्त होगा जी। चलिए, दुनिया तबाह भी तो होनी है, कुछ सन की किसी दिन बैठेंगे, दुनिया तबाह होगी, फिर बसेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ LGBTQ मैदान में उतर गए हैं। ये एक कोई छोटा सा केस था, स्कॉटलैंड के कोर्ट में गया, स्कॉटलैंड के हाई कोर्ट में गया, वहां से भी नहीं मसला समझा, सुलटा तो ये लोग ब्रिटेन यानी यूके के सुप्रीम कोर्ट में आ गए। मसला ये था कि जो LGBTQ होता है, यानी उसके आधार पे यदि कोई औरत होती है, कहा जाता है, माना जाता है, ऑपरेशन के बाद हो, जैसे भी हो। आपके ट्रंप ने अमेरिका में कह दिया कि 2 ही सेक्स होता है, यानी मर्द और औरत, बीच में कुछ नहीं, ऑपरेशन द्वारा नहीं होगा। तो जो जन्म से जो असाइन किया गया, जन्म से जो लड़का है वो लड़का है, बाद में लड़का यदि लड़की बनता है तो उसको औरत नहीं मानेंगे। और इस पे LGBTQ के लोगों ने और उनके समर्थन में लोगों की, ये हमारा स्वतंत्रता है, हमारे अधिकार का हनन है। और हजारों लोग आपके लंदन में और ब्रिटेन के दूसरे जगहों में गए। मुख्य मुद्दे पे लोग नहीं लड़ रहे हैं, छोटे मोटे दूसरे मुद्दे पे ये लोग बहुत भड़कते हैं। नहीं, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनकी अपना है, लेकिन मेरे तरफ से कोई खास समर्थन भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट बाय द वे किसी देश का हो वही करता है, करना चाहता है जो कि उसके अपने पूंजीवादी सत्ता से मिला हुआ
जो चीजें होती है उसके पक्ष में ही वोट या वर्डिक्ट देता है। शायद ही कभी होता है जो उसका अपोजिशन करता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सत्ता पक्ष के अगर वो अनुरूप ऑर्डर नहीं देता है, तो जैसा हमारे यहाँ कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बवाल मचा पड़ा है, वो ही सब कुछ होता है जहां आजाद न्यायपालिका खुद को दिखाने की या दिखने की कोशिश करती है। अगली खबर में तो आपका समर्थन जरूर मिलेगा सर। मजदूर है, ड्राइवर है, $60 बेचारे ने चुरा लिए तो पेंशन छीन ली उसकी। ये बड़ा दुर्भाग्य है। दिखाने के लिए जापान ये कह रहा है कि हम लोग इतने स्ट्रिक्ट हैं, हालांकि उनके प्रधानमंत्री अधिकांश लोगों पे आधे से अधिक प्रधानमंत्री लोग हेरा फेरी करने, करप्शन करने कारण जेल में हैं। और इस मजदूर को बेचारा कहते हैं कि ये बस ड्राइवर थे बेसिकली या कंडक्टर, और जो पैसेंजर का पैसा था उसमें से $60 चुरा लिए। और ये केस लड़ रहे हैं पिछले 2-4 वर्षों से। 2020 या 22 का है। 29 वर्ष इन्होंने उसमें इस डिपार्टमेंट में काम किया है और उसके बाद से इनका पेंशन मार लिया। क्या दिखाना चाहता है यह पूंजीपति वर्ग? जहां तक पूरे भ्रष्टाचार का आधार है वह पूंजीवाद से ही पैदा होता है, अलग से नहीं पैदा होता है। और उसको तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। निश्चित रूप से हमारा समर्थन इनके लिए है, लेकिन यह मजदूर वर्ग को समझना होगा। जी चलिए रूस और यूक्रेन जंग की बात कर लेते हैं। अगले एक हफ्ते के भीतर रूस और यूक्रेन के बीच समझौता होने जा रहा है। ये बात वो ट्रम्प कह रहे हैं जो कल तक कह रहे थे भाई मेरी कोई नहीं मान रहा, मैं तो बीच में से हट रहा हूं। हाँ, वहां से ऐसी न्यूज आ रही है। वैसे जो पुतिन ने तथाकथित रूप से ईस्टर यानी ईस्टर के समय पर जो उन्होंने एक सीज फायर 24 घंटे का 30 घंटे का किया था, वह सुबह सुबह खत्म हो गया। फिर दोनों तरफ से गोलाबारी वगैरह सब जारी हो गया। हालांकि इस दौरान भी पूरी की पूरी गोलाबारी कहते हैं कि यूक्रेन की तरफ से था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि इसको 30 दिन तक किया जाए और एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर मारने की बात ना होगी। अब इन सब चीजों से उत्साहित होके अमेरिका के जो बिचौलिए करवा रहे हैं वह कह रहे हैं कि शायद हम 30 दिन के अंदर फिर से युद्ध को बंद करवा देंगे। और उसमें यदि जेलेंस्की तैयार होते हैं, शर्त वही है कि इन 5 राज्यों या 4 राज्यों को, जिसमें क्रीमिया तो है ही है, जापोरेजिया और दूसरे रीजन जिनकी मैं बार बार चर्चा करता रहा हूं, जिसमें रशिया आधे से अधिक घुस चुका है, उसको यूक्रेन छोड़ दे। कहते हैं कि वो ऐसे नहीं, यूक्रेन का क्या जाएगा, उसमें रूसी भाषा के लोग थे, रूस के ही लोग थे, रूस को जाता है तो क्या दिक्कत है। हालांकि इसके बाद क्या जेलेंस्की टिक पाएंगे यूक्रेन में कहीं से? मुझे नहीं लगता कि तैयार होंगे। हाँ, नेटो में नहीं जाएं। और साथ साथ यह भी शर्त है रूस के तरफ से कि यहाँ पे देखभाल करने के लिए नेटो, यूके, फ्रांस के सैनिक नहीं आएंगे। और दूसरे जो भी यूक्रेन के सैनिक हैं उनमें आधे से अधिक को वहां से हटा दिया जाएगा और इनका डीमिलिटराइजेशन कर दिया जाएगा। मुझे संदेह है कि 30 दिन में हो जाएगा, लेकिन चमत्कार हो सकता है। रूस भी नहीं चाहता है कि लड़ाई जारी रहे। जी चलिए अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं उन प्रोफेसर साहब की जो अपने छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सलाम करना चाहिए सर इनको। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मतलब निश्चित रूप से सलाम की तो बात है ही है। ये प्रोफेसर साहब जो हैं ये करीब 7-8 दिन पहले से जब भी आते थे, चौथी मंजिला पे इनका यूनिवर्सिटी में ऑफिस है, और वहां लिखते थे इस लड़की का जो रुमीसा नाम है इनका, तुर्की तुर्की वाली की जिसकी लड़की चर्चा, जी। हाँ, जो पीएचडी कर रही थी, उठा के जेल में बंद कर दिया है, और कि इसको रिहा करो। और इनके बंदे आते थे, पुलिस आते थे, उसको हटा देते थे। दूसरे तीसरे दिन में कहा कि यदि इस बार हटाया तो मैं अनशन में बैठ जाऊंगा। और अंततः अंतिम दिन में आकर देखा 2-3 दिन पहले, तो फिर अब अनशन में बैठ गए हैं। लेकिन इस बीच में कुछ शरबत पी रहे हैं बिना चीनी वाले, कॉफी पी रहे हैं बिना चीनी वाले, कि मैं भोजन नहीं ले रहा ताकि कुछ एनर्जी मिले, ताकि मैं पढ़ाई जारी रखूं, लोग बच्चों को पढ़ाऊं। यानी वह भी नहीं छोड़ रहे। तो यह जो है मोहम्मद खलील और इनकी और अन्य छात्रों का, जिनके अभी न्यूज में नहीं आया, कई दर्जनों ऐसे छात्र स्टूडेंट हैं जिनका वीजा रद्द कर दिया गया, और कहते हैं कि बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए, जो पूरी दुनिया में प्रजातंत्र का ढिढोरा पीटता है। और हमारे संविधान कहती है कि हमें बोलने की आजादी है और लीगली कुछ कार्रवाई होती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे भी देश के लिए कि यदि हमारे अगेंस्ट में पुलिस कोई कार्रवाई करती है, यदि हमें जेल में डालती है, तो हमें मौका मिलना चाहिए कि हम भी कोर्ट में जा सके, अपनी निष्पक्षता दिखा सके, अपनी दिखा सके कि हम वास्तव में गुनाहगार नहीं। तुम वही नहीं करने दे रहे, उठा के जेल के अंदर डाल दिया और किसी से मिलने नहीं दे रहे। यह कौन सा प्रजातांत्रिक तरीका है? और इसलिए मैं प्रोफेसर साहब के साथ हूं, इसलिए नहीं कि अकेले बंदे, इसलिए कि भूख हड़ताल, चूंकि और ताकत है नहीं, वहां के अमेरिका के बाकी जनता को दिखा है कि हमें जरूरत है
इस स्वतंत्रता के लिए जरूरत है कि पैलेस्टीन की स्वतंत्रता के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके हम साथ हैं। जी, दो तीन चीजें इसके साथ जोड़कर और देखते हैं। जैसे एक खबर ये है कि पूरे अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरीके से वीजा रद्द कर दिए स्टूडेंट्स के, उससे तो हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटीज बर्बाद हो जाएंगी। दूसरी, चौथी बार, मतलब बंदा अभी राष्ट्रपति बने उसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 20 जनवरी को ही राष्ट्रपति बना है, चौथी बार पूरे अमेरिका के 50 राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है परसों सर। जी, ये प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदर्शन से तो ये है कि जनता जागृत है। जो आपने शुरू में ही कहा कि जनता तो है, नेता नहीं है। हम कहें कोई भी क्रांतिकारी पार्टी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये अमेरिका में बुरी तरह मतलब कमी है। कहने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसए है, अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी और बहुत सारे तथाकथित वामपंथी है, कोई ग्रीन पार्टी है, कोई टी पार्टी। हालांकि मेरे हिसाब से वो सब बकवास है। ये ग्रीन और टी पार्टी नहीं होता है कम्युनिस्टों का। लेकिन यदि जो भी हैं वह इन जनता के साथ नहीं आ रहे, जनता के साथ अपने आप को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो ये आंदोलन जनता को जीवित रखने तक ही सीमित है। और खासकर वहां के ट्रेड यूनियन है, जो मिनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्लैक्स के हैं, दूसरे हैं जो कि बड़े ही मिलिटेंट है, वह सब क्यों नहीं आ रहे हैं? और आ रहे हैं तो इस स्तर तक आए कि एक दो दिन का नहीं, जैसे ऑक्युपाई द वॉल स्ट्रीट है या जैसे यूनिवर्सिटीज में हुआ था, इन्होंने पूरा अपना लेके सामान के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ आके बैठ जाओ, लाखों ने करोड़ों में आओ, ताकि केवल ट्रंप को वापस ना लेना पड़े ऐसे बेकार और जन विरोधी नीतियों को, बल्कि ट्रंप को हटाया जा सके। जी, बिल्कुल सही आपने ये लाइन कही है, पर लगता है ऐसे नहीं हटेंगे तो दूसरे तरीके से हटेंगे, क्योंकि सरकार चलाना तो इनके बस की नहीं है। इनका जो रक्षा मंत्री है, कभी तो किसी पत्रकार को अपने ग्रुप में जोड़ के बता देता है हम हमले की क्या योजना बना रहे हैं, और अब उसने अपने परिवार के लोगों को ही बता दिया। परिवार के साथ और भी लोग था। वो सिग्नल में इनका कोई ग्रुप इन्होंने खुद बनाया था। कहते हैं कि नहीं नहीं, उस समय बनाया था जब ये खुद मतलब रक्षा मंत्री नहीं थे, मान लिया नहीं थे, ग्रुप बना हुआ, अब तुम बन गए हो। खैर ठीक है, जहां तक हम लोग की बात है, इनका कोई भी प्रोग्राम एडवांस में भी खास कर आ जाता है, दूसरों के मारने के बाद लीक होता है। अच्छी बात है, हमारे लोग जनता जहां भी है विरोध कर रहे हैं पूरे विश्व भर में, वो छुपे हटे भागे वहां से एडवांस में ही। हालांकि ये लोग केवल तानाशाही नहीं लेकिन मूर्ख भी है। जी, चलिए अब रुक करते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का, और यहाँ जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है हूतियों के हवाले से। चीन को सफाई देनी पड़ रही है, ये यूं कहूं कि चीन की कंपनी को सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं, हम अपना सैटेलाइट यूज नहीं कर पा रहे हैं हूतियों को। हाँ, चीन को सफाई देनी पड़ रही है। सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन हम नहीं दे रहे हैं। अमेरिका ने इन पे कहा था कि सैटेलाइट से तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो। बाय द वे, इनका एक जो बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो गया था रेड सी में, वह अनफंक्शनल हो गया। कारण मुझे नहीं पता, ये हुतियों ने कहा है। और हो सकता है कुछ न कुछ मिसाइल या कुछ न कुछ यूएवी आके लगा हो। और इतना बड़ा बेड़ा अमेरिकी साम्राज्यवाद का वहां जाता है, अनफंक्शनल हो जाता है। इस पे शोर मचा रहे, लेकिन ये हुती उसको जरूर इन लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हुती जितने मूर्ख नहीं, यदि हाइपरसोनिक मिसाइल है तो उन्हें पता है कैसे इस्तेमाल करें, इतनी जानकारी उनके पास है। और बताने के लिए और भी लोग हैं, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, चाइना के साथ साथ कहें तो रशिया भी है, दूसरे अन्य आसपास के लोग हैं, उनको पता है। और समुद्र में जहाज कहाँ है उसका पता लगाने के बहुत सारे ऐप्स हैं जो सैटेलाइट से करके वो लगातार दे रहे हैं। हम देखते हैं कि भाई कौन सा जहाज कहाँ पे है। और इसमें चीन को जरूरत नहीं था कहने के लिए, फिर भी कह रहा है कि नहीं नहीं, हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। जी, चलिए, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है कि एक और वॉरशिप को बेकार कर दिया है, और शायद वो भी मरम्मत के नाम पर अमेरिका वापस लौट जाएगा। इससे पहले दो वॉरशिप भी इसी तरीके से अमेरिका के रेड सी से वापस लौट चुके हैं। देखते हैं, हूती जो है ड्रोन मार रहे हैं, हूती जो है इसराइल पे हमला कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन हूतियों पे हमला कर रहा है, कहीं पे 80 लोगों को मार रहा है, कहीं पे 12 लोगों को मार रहा है, कब तक ये सिलसिला जारी रहता है? अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो अब हमारे पास आ रही है, जुड़ी हुई इजराइल से। 27 ऐसे वामपंथी फ्रांसीसी हैं जो इजराइल का दौरा करने वाले थे, लेकिन उनका वीजा रद्द कर दिया गया। अब ये फ्रांस सरकार के साथ साथ फ्रांस के जनता को, ऐसे ही इंग्लैंड का कुछ कुछ समय पहले इंग्लैंड से भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले थे, बुलाया गया था, उनका वीजा रद्द कर दिया गया लास्ट मोमेंट में। ये फ्रांस के जो भी 27 आपने कहा ना, हाँ, तो ये लोग जितने भी थे यहाँ पे, इनको फ्रांस की एम्बेसी ने बुलाया था कि यहाँ कुछ खास फंक्शन हो रहा है और आपको जानना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
आप देखिए कि क्या चीज हो रहा है, और गाजा से सटे हुए या कम से कम वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीन लैंड है, पैलेस्टीनियन लोग हैं, उनके बारे में देखें। और इसराइल हम्म। कहता है कि हमारे यहाँ कानून है कि हमारे राष्ट्र के खिलाफ ही जा रहा है। हम्म। अमेरिका ग्रेनाडा जैसे छोटे से जगह जिसको मैप में भी ढूंढना मुश्किल होता है, उस पर आक्रमण करता है कह के कि भाई हमारे राष्ट्र को उसके सुरक्षा में खतरा आ गया। वैसे ही जी। जैसे भारत यदि भूटान पे आक्रमण कर दे, भूटान तो जी। खैर नजदीक में है, वो कर दे, वो हालत यहाँ पे कर रहे हैं कि इन 27 से तथाकथित फ्रांसीसी जो है, जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वह कम्युनिस्ट है, तुमको पहले से नहीं समझ में आया था, तुमने सब कुछ कर दिया, लास्ट मिनट में वीजा कैंसिल कर दिया। ये हम्म। कहते हैं कि भाई ये हमें जो है सो कि सामूहिक दंड की दिया गया, गलत है, दंड दिया गया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम फ्रांस के हो, इतना ही हो, तुम जनता हम्म। के पास जनता को बोलो कि तुम्हारा राष्ट्रपति क्या कर रहा है, किस तरह से वहां घुसा हुआ है। और बिल्कुल। हमारे यहाँ भी हमारे भारत के लोग वहां से वो बांध के लेके जहाज में, मिलिट्री जहाज से लेके अमेरिका से आ रहे हैं, और बाकी जनता जो है सो चुपचाप खामोश है। आखिर हमारे में आपस में देश के प्रति पेट्रियोटिज्म है, राष्ट्रवाद है, तो वहां ऐसे समय में क्यों गायब हो जाता है? बिल्कुल, वो तो राष्ट्रवाद जी। वहीं सामने आता है जब आरएसएस और बीजेपी और पूरा जो है भोंपू मीडिया साथ में लग जाता है। इराक में गिरफ्तार किए जाएंगे सीरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति अहमद अल शरा, लेकिन क्यों? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यह इराक की एक अच्छी खासी पार्टी है वहां का, और उस पार्टी के जो नेता, उन्होंने कहा कि यदि वो आते हैं सीरिया के राष्ट्रपति, तो पहले से ही हमारे यहाँ अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ में, क्योंकि वह उस दल को रिप्रेजेंट करते थे जिसको अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना था, आईएसआईएस का हो या तालिबान जिसका हो, उसके थे। अब भले ही नाम बदल दिया, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, चीज अभी भी वास्तव में वही है। तो आने के पहले सोच ले, हम उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तार करने की ताकत होगी, क्योंकि दोनों अमेरिकी पिट्ठू हैं, वहां बैठे हुए दोनों की सरकार, या उस कानून में परिवर्तन लाया जाएगा। लेकिन कहने के लिए बहुत बड़ी खबर है, सीधे की सीधे उनकी धमकी है कि वो सोच ले कि इराक जाए या ना जाए। जी। शिम्बैट, वो एजेंसी जो खुफिया का काम करती है अंदरूनी तौर पे इसराइल में, और उसके जो चीफ हैं रोनेन बार, उनकी हत्या करवा सकते हैं नेतन्याहू। विपक्षी नेता का यह आरोप कितना दमदार है सर? ये यार लिपिट कर रहे हैं, दमदार हो ना हो, लेकिन एक चीज तो दिखता है कि जो भी उनका सीक्रेट एजेंसी है शिनबेट, उससे कहीं ना कहीं बहुत नाराज हैं ये नेतन्याहू। दूसरा, एक और खबर कल ही मैं देख रहा था कि उनके अंदर से आवाज उठ रही है कि जी। हमारे कुछ सैनिक जो हैं सो विद्रोह करने वाले हैं, वह जो है हमारे कमांड को नहीं मानेंगे, और यह हम्म। किसी भी सैनिक के लिए इसको बिल्कुल गद्दारी के रूप में माना जाता है, चाहे वो अमेरिकी हो, इजराइल हो, भारत हो। आदेश दिया जाता है तुम्हें लड़ना है तो लड़ना है, लेकिन साथ साथ वह यह भी जोड़ते हैं कि इस आदेश को पालन करने से जो खतरा है, यानी हम कहते हैं कि हम हमास को खत्म कर देंगे, इसके पहले उन्होंने कहा कि हमास को खत्म कर दिया, अब कहते हैं खत्म कर देंगे, और अब हमास बढ़ रहा है, तो वह ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, इससे अच्छा है कि विद्रोह करें। हम्म। और वहां का कोई सर्विंग है कि रिटायर है, मैंने देखा हुआ, जनरल लेवल का है, मोस्टली रिटायर्ड ही होंगे। और जी। यहाँ पे जो ये यार लिपिट जो कह रहे हैं अपोजिशन के नेता, तो यह आवाज शिन बेट से ही नहीं, मिलिट्री से आ रही है, यानी वहां विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक असैसिनेशन यदि करवा भी देते हैं कहीं से, तो ज्यादा विद्रोह होने की संभावना है, और जिससे बारूद पे बैठे हुए हैं, कूद रहे हैं कि ट्रंप का साथ है, वह गायब हो जाएगा यदि इनकी मिलिट्री खुद ही बगावत कर देती है तो। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।